वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में। और यह वीडियो हमारा संबंधित है 1 से लेकर 5 नवंबर तक की महत्वपूर्ण जो सब सामयिक घटनाएं हैं उनसे। तो 1 से लेकर 5 नवंबर तक की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं करंट अफेयर की, उनको हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में फ्रेम किया है और क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि वह घटनाएं क्या थी। जैसे आप लोग यहाँ पे पीछे में देख सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का हमने इस थंबनेल में जिक्र किया है। जैसे कि किस स्टेडियम में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो ये तो कुछ झलक है जो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को पहले क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पे प्रश्न ये है कि हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्र, ध्यान दीजिएगा, भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया श्रीनगर में। उत्तर जो है इसका बी सही है। ठीक, अब हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर या ये कहा जाए उपराज्यपाल कौन है, तो कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ, इंडियन इकोनॉमिक एंड एलाइड साइंसेज एसोसिएशन के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में किया। भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ IEASA के अध्यक्ष प्रोफेसर सुधाकर पांडा, कौन? सुधाकर पांडा, और IEASA के सचिव डॉक्टर आलोक कुमार ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। अगला प्रश्न, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के ने किसे हराकर चौथा विश्व रग्बी खिताब 2023 जीता। तो दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो इस वर्ष रग्बी विश्व कप फ्रांस में आयोजित किया गया। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो रग्बी विश्व कप है इसका आयोजन फ्रांस में किया गया, और दक्षिण अफ्रीकी रग्बी टीम ने, जिसे स्प्रिंग बोक्स के नाम से भी जाना जाता है, उसने न्यूजीलैंड रग्बी टीम, जिसे ऑल ब्लैक्स के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ 12-11 से जीत के साथ अपना चौथा रग्बी विश्व कप खिताब वेव एलिस कप जीतकर इतिहास रच दिया गया है। तो यहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका की रग्बी टीम है और न्यूजीलैंड की जो रग्बी टीम है उसका जिक्र किया गया है। ठीक है, पेरिस के स्टेड डी फ्रांस में आयोजित फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका ने रिकॉर्ड चौथी बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका मतलब कि साउथ अफ्रीका चौथी बार यह रग्बी कप जीत चुका। अगला प्रश्न, हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बैलोन डी ओर, ध्यान दीजिएगा, यह पुरस्कार बैलोन डी ओर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो ये हैं लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर सी। अब जानेंगे विस्तार पूर्वक। इंटर मियामी के मालिक, ध्यान दीजिएगा, इंटर मियामी के मालिक और फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी डेविड बेकहम ने 31 अक्टूबर 2023 को मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी, ये जो कि अर्जेंटीना देश से हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि लियोनेल मेसी जो हैं वो किस देश से संबंध रखते हैं, तो अर्जेंटीना, को प्रतिष्ठित बैलोन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और लियोनेल मेसी को 8वीं बार, ध्यान दीजिएगा, 8वीं बार बैलोन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह उनको जो है 8वीं बार पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार जीतकर लियोनेल मेसी एक बार फिर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी बन गए। तो दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी कौन? लियोनेल मेसी। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए
भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने मंजूरी दी है? तो यह है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। अब जानते हैं विस्तार पूर्वक इस घटना को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम पर काम शुरू कर दिया है और इसे अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSPACE स्पेस द्वारा मंजूरी दे दी गई है। और इस परियोजना में AMU के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के नाम पर पहला उपग्रह सैटेलाइट, ध्यान दीजिएगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला उपग्रह मतलब कि सैटेलाइट कार्यक्रम SSAMU-ST का डेवलपमेंट शामिल है। SSAMU सैट एक नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है। कैसा प्रोजेक्ट है? नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जो नवंबर 2021 में AMU रोबो क्लब के तहत शुरू हुआ था। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2021 में। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा दुबई में, ऑप्शन नंबर बी। विस्तार से जानते हैं। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 तक ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी किया गया और यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो है। कैसा शो है? एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो है जो सौंदर्य और कल्याण उद्योग के परिदृश्य को फिर से परिभाषित करता है। हाल ही में AI सुरक्षा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ठीक है, इस प्रश्न को देखिए। हाल ही में AI सुरक्षा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर ए। 1 से 2 नवंबर तक यूनाइटेड किंगडम द्वारा AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, सुरक्षा पर पहले प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया गया और वर्तमान में दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तीव्र प्रगति से उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों का सामना कर रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का अर्थ है मानव या, ध्यान से दीजिएगा, देखिए, मानव या कंप्यूटर द्वारा विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसके तहत मानव मस्तिष्क के कार्य करने के तरीके इत्यादि के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम विकसित किया जाता है। भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद? ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज रहे करंट अफेयर में जो भी हाईलाइट रहे उनको ज़रूर याद रखिए। और याद क्या रखना है कि यह किन देशों के बीच और किस स्थान पे हुआ इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभ्यास काजिंद 2023 का आयोजन है वो पूछा जा रहा है। तो इसका आयोजन हुआ है कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय थल सेना और भारतीय वायु सेना की 120 सैन्य कर्मियों वाली टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान के लिए प्रस्थान किया। और इस सैन्य अभ्यास का आयोजन 30 अक्टूबर से 11 नवंबर, ध्यान दीजिएगा, 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक कतर, कजाकिस्तान में किया जाएगा। कहाँ? कतर और कजाकिस्तान में किया जाएगा। भारतीय सेना के दल में डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन के नेतृत्व में 90 सैन्यकर्मी शामिल हैं और कजाकिस्तान के सैन्य दल का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से कजाक ग्राउंड फोर्सेस के दक्षिण क्षेत्रीय कमान के सैन्य कर्मियों द्वारा किया जाता है। हाल ही में सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का कौन सा पहला राज्य बन गया है? तो ये है केरल, ऑप्शन नंबर बी। इडुक्की में हॉल मार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ अपने सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और भारत के दक्षिण राज्य केरल ने इडुक्की में एक हॉल मार्किंग केंद्र का उद्घाटन करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि जो है हासिल की है। और इस उपलब्धि ने अपने सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत के पहले राज्य के रूप में केरल की स्थिति मजबूत कर दी है। किस राज्य के 10 वर्षीय विहान तल्या को
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से पुरस्कृत किया गया है। तो ये हैं कर्नाटक के, ठीक। तो बेंगलुरु के 10 वर्षीय प्रतिभाशाली विहान तल्या विकास ने 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी के प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार जीतकर फोटोग्राफी के प्रति उत्साही और संरक्षणवादी दिलों पर कब्जा कर लिया है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता, जिसे फोटोग्राफी के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस देश से संबंधित है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट ये है बांग्लादेश से, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम, ठीक, बांग्लादेश की पीएम का क्या नाम है? शेख हसीना ने बुधवार सुबह 11 बजे 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया और इसमें भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल परियोजनाएं अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, मोंगला पोर्ट रेल लाइन और एक मेगा पावर प्लांट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 शामिल है। और पीएम ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि हम भारत बांग्लादेश की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की T20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये हैं प्रियंका गोस्वामी, ऑप्शन नंबर ए। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र के तेजस अशोक सिरसे ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में खेलों का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम करके अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है और उन्होंने कल 13.80 सेकंड में यह रिकॉर्ड बनाया। वहीं उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी, इनका नाम याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश से हैं। प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं के 20 किलोमीटर रेस वॉक स्पर्धा 1 घंटा 36 मिनट 35 सेकंड में पूरी की और इसमें राष्ट्रीय खेलों का नया कीर्तिमान स्थापित किया। हाल के एक अध्ययन के अनुसार किस भारतीय राज्य में देश में कैंसर की घटना की दर सबसे अधिक है? इसको जो है वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए। ये राज्य है नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम। देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य होने के बावजूद मिजोरम में भारत में कैंसर की घटना दर सबसे अधिक है। 18 साल के रुझान अध्ययन के नवीनतम साक्ष्य से पता चलता है कि मिजोरम में कैंसर की घटनाओं और मृत्यु दर लगातार वृद्धि हो रही है और पेट का कैंसर पुरुषों में कैंसर संबंधित मौतों का प्राथमिक कारण बनकर उभर रहा है, जबकि फेफड़ों का कैंसर महिलाओं में मौतों का प्राथमिक कारण है। किस राज्य में होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल हॉक प्रणाली शुरू की है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। यह क्लाउड आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली, जिसे वन्यजीव अपराध, वन्यजीव अपराधियों और वन्यजीव मृत्यु दर के परस्पर जुड़े डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका नाम क्या है? हॉक। यह अधिकारियों को सूचना का विश्लेषण करने और वन्यजीव अपराधों को रोकने और अवैध वन्यजीव व्यापार IWT पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी विकसित करने में मदद करेगा और यह प्रणाली पूरे राज्य के वन विभाग को वास्तविक समय में जोड़ती है और पहुंच स्तरों के माध्यम से पहुंच प्रतिबंधित है। यूनेस्को द्वारा किस शहर को भारत का पहला साहित्य का शहर, ठीक है, साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये है कोझिकोड, ऑप्शन नंबर डी। 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व शहर दिवस पर केरल में स्थित शहर कोझिकोड को साहित्य के शहर का खिताब दिया गया है और यह गौरव प्राप्त करने वाला यह भारत का पहला शहर है। दक्षिण भारतीय राज्य केरल में स्थित एक शहर कोझिकोड ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में न्यूनतम प्रवेशकों में एक नामित होकर वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ी है और विश्व शहर दिवस पर कोझिकोड का यह प्रतिष्ठित सम्मान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के साथ प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि दूसरा वह कौन सा शहर है? तो ये है मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर।
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किस राज्य के बेलगावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया गया? तो ये है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। स्मार्ट सिटी मिशन में कर्नाटक के बेलगावी में महिला सशक्तिकरण की एक अनूठी पहल प्रस्तुत की। इसने शहर के माध्यम में एक महिला बाजार विकसित किया जो अब बेलगावी के लोगों के लिए स्ट्रीट फूड, स्थानीय व्यंजनों और हस्तांतरित सामानों का आनंद लेने के लिए एक अवश्य घूमने योग्य स्थान बन गया है। और यह एक ऐसी जगह है जहां महिलाओं के 58 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाई है। और बाजार में 56 अनोखी दुकानें हैं और कोई भी दो दुकान समान खाद्य पदार्थ नहीं परोसती है। किस स्टेडियम में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। बस ये याद रखिए। इसमें आगे चलते हैं। दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल किस हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है? तो यह हवाई अड्डा है बेंगलुरु का। तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा कि उसने यहाँ केम्पागोड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में दक्षिण एशिया के अपने तरह के पहले एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर जो है चिन्हित किया है। और इसमें कहा गया है कि नव स्थापित संस्थान पूरी तरह से अत्याधुनिक डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट से सुसज्जित विशेष विमान रिकवरी व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो जी हाँ, ये है थ्रॉटल एयर स्पेस सिस्टम। बस इसका नाम याद रखिए। नेक्स्ट, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? ठीक है, तो ये है कोलिंस, ऑप्शन नंबर बी। इंग्लैंड की टीम द्वारा टेस्ट टीम के कोच ब्रेंडन मैकुलम की निगरानी में अपनाए बेफिक्र और आक्रामक रवैये के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द बेसबॉल, ठीक है, ये कहाँ से आया है ये याद रखिएगा। बेसबॉल को कोलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है। और न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज मैकुलम का उपनाम बैज, ठीक है, बैज है। और उन्होंने 2022 में इंग्लैंड के टेस्ट टीम का कोच पद संभाला था। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो ये हैं नंदिनी दास, ऑप्शन नंबर ए। तो ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय नॉन फिक्शन पुरस्कार भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को उनकी पहली पुस्तक, इस पुस्तक का भी नाम याद रहेगा, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इस उल्लेखनीय कार्य को, जिसे मुगल दरबारों में इंग्लैंड के पहले राजनयिक मिशन के माध्यम से बताई गई ब्रिटेन और भारत की सच्ची मूल कहानी के रूप में जाना जाता है, ने इस वर्ष लंदन में ब्रिटिश अकादमी में आयोजित एक पुरस्कार में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक, तो ये हैं दीनानाथ राजपूत, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कहाँ भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो ये है दुबई, ऑप्शन नंबर बी। बस जगह का नाम याद रखिए। नेक्स्ट, नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मुंबई को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। तो नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार मुंबई ने वैश्विक शहरों के बीच प्रमुख आवासीय कीमतों में प्रति वर्ष चौथी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, जबकि मनीला जो है, फिलीपींस का शहर मनीला शीर्ष स्थान पर है। तो नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में खुलासा किया कि सितंबर 2023 में समाप्त होने वाली तिमाही के लिए मुंबई ने वैश्विक शहरों के बीच प्रमुख आवासीय कीमतों में प्रति वर्ष चौथी सबसे अधिक वृद्धि हासिल की है। किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? तो यह देश है रूस। रूस में जो है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा।
सॉरी, ये रूस नहीं है, बोल्विया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। दक्षिण अमेरिका देश बोल्विया, ठीक ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अमेरिका का जो देश है बोल्विया, यह एक स्थल रुद्ध या ये कहें लैंडलॉक कंट्री है, ये भी ध्यान में रखना है। तो दक्षिण अमेरिका में केवल दो ही लैंडलॉक कंट्री हैं, एक है बोल्विया और दूसरा है पैराग्वे। तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया है और यह अनुसंधान रिएक्टर समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पे? 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी स्थापना रोसटॉम कंपनी द्वारा, रोसाटॉम कंपनी के द्वारा की गई है और रोसाटॉम रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी है। तो ये कंपनी कहाँ की है? रूस की। तो इस रिएक्टर की स्थापना बोल्विया के एल अल्टो में की गई है और इससे लिथियम उद्योग सहित विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए अतिरिक्त उपकरण उपलब्ध हो सकेंगे। अगला प्रश्न, भारत का पहला लेवेंडर फार्म किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया? जी हाँ, ये है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो, इनका नाम भी याद रखिएगा, जियानी इन्फेंटिनो ने पुष्टि की है कि गल्फ देश सऊदी अरब फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी करेगा और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2034 फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की बोली से इनकार कर दिया। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन मोरक्को, अफ्रीका और 2030 का आयोजन पुर्तगाल और स्पेन में किया जाएगा। किस भारतीय फिल्म निर्माता को 54वें IFFI अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है शेखर कपूर को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेई वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो यह राज्य है गोवा, इसको ध्यान में रखिए। गोवा सरकार ने महादेई टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि ये टाइगर रिजर्व है कहाँ, महादेई टाइगर रिजर्व के संबंध में समय बढ़ाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया है और महादेई टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करने की समय सीमा 24 अक्टूबर को समाप्त हो गई है और उच्च न्यायालय गोवा फाउंडेशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था और इसने राज्य में एक बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने के लिए अदालत से निर्देश मांगा था। प्रख्यात लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम बताना है। तो ये नाम है टी पद्मनाभन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 कौन से भारतीय शीर्ष स्थान पर रहे हैं? ठीक है, तो ये हैं शिव नादर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस देश से S-400Y रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? तो ये है रूस। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं पर अपने 3 S-400Y रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रनों का सफलतापूर्वक संचालन किया और 2018-19 में भारत ने रूस के साथ 35,000 करोड़, ध्यान दीजिए ये अमाउंट, 35,000 करोड़ रुपए की S-400 मिसाइलें खरीदने पर सहमति व्यक्त की। जिन 5 स्क्वाड्रनों को वितरित किया जाना था उनमें से 3 को वितरित कर दिया गया है और जबकि बाकी 2 की डिलीवरी रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण बाधित हुई है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMTTP, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है? तो यह है म्यांमार और ये जो लिंक है आप देख सकते हैं, म्यांमार का ये जो सीतवे पोर्ट है, क्या सीतवे पोर्ट, इसको ध्यान रखिए, भारत का कोलकाता, तो इसको जो है ये कनेक्टिव लिंक है, इसको याद रखना है। तो कलादान मल्टी
मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMTTP का लक्ष्य कोलकाता के बंदरगाह को म्यांमार के राखीन राज्य में सिटवे बंदरगाह से समुद्र के माध्यम से जोड़ना है और इस परियोजना में सड़क, नदी, बंदरगाह आदि के माध्यम से कोलकाता को म्यांमार से और फिर म्यांमार को कालादान नदी से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ा जा रहा है और यह परियोजना 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार जो रीजनल बिजनेस है उसको बढ़ाना है। किस राज्य ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह राज्य है केरल, ऑप्शन नंबर बी। तो तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास में केरल पर्यटन माइक्रो साइट्स की एक श्रृंखला शुभारंभ के साथ कुछ बड़े कदम उठा रहा है और यह माइक्रो साइट न केवल राज्य की प्रचुर विरासत को उजागर करने के लिए है बल्कि इसके प्राथमिक धार्मिक स्थलों के गहन महत्व पर जोर देने के लिए भी तैयार की गई है। राज्य में धार्मिक स्थानों और तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन की नई योजना कुछ नए माइक्रोसाइट्स के लॉन्च पर केंद्रित है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की PDF को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।